ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। अभी तक हमने देख लिया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंस, और उसका टर्शियरी सेक्टर का मेनली इंपॉर्टेंस कि टर्शियरी सेक्टर क्यों अभी के टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, इसके रीजन में हमने डिस्कस किए थे कि स्टार्टिंग में जब कंट्री हमारा आज़ाद हुआ था, जब फ्रीडम मिली थी, तब एग्रीकल्चर में प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन थी, लेकिन अब वो जो शिफ्ट है वो टर्शियरी सेक्टर की तरफ हो रहा है। टर्शियरी सेक्टर की तरफ जो शिफ्ट होने के कारण भी हमने देखे थे, जिसमें ये था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, उनका शिफ्ट एक सिटी की तरफ ज़्यादा होता है। जैसे जैसे सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके पास में फिर उसको सर्विसेज चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़, या उसको एजुकेशन की फैसिलिटीज़, या उसको बैंकिंग की फैसिलिटीज़। तो ये जो सारे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब टर्शियरी सेक्टर में। तो जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो डिमांड बढ़ रही है कि ज़्यादा स्कूलों में बच्चे जाएंगे, ज़्यादा हॉस्पिटलों में लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल उनको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, या उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में जैसे इधर उधर घूमने के लिए तो ज़्यादा बसेस या ज़्यादा ट्रेन चाहिए। तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस करंट जो सिनेरियो है करंट टाइम में बढ़ रही है। ठीक है, सेकंड एक रीजन हमने देखा था कि जो परचेजिंग पावर है, या फिर जिनके पास जो इनकम है लोगों की, वो बड़ी है डेफिनेटली। जो 50-60 साल पहले जो लोगों की इनकम थी, और अब जो लोगों की इनकम है, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो अब ज़्यादा है। और लोगों के पास में जब पैसा ज़्यादा आता है, तो जो दूसरी चीज़ें हैं, घूमने के लिए लोग जाएँगे, या अच्छे स्कूलों में लोग जाएँगे, या डॉक्टरों के पास ज़्यादा लोग जाएँगे दिखाने के लिए। जब पैसा ही नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएँगे, लेकिन जब जो पैसा उनके पास में है, तो ये जो सर्विसेज है, हेल्थ, एजुकेशन, या टूरिज़्म, घूमना, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन वगैरह, इन सब की डिमांड बढ़ती है, या फिर बैंकों में ज़्यादा अकाउंट खुलवाना, उनकी सर्विसेज ज़्यादा यूज़ लेना है। तो ये जो टर्शरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है जब लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आता है। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, और करंट में जो टर्शरी सेक्टर में जो पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा एंगेज्ड है बजाय प्राइमरी के। ठीक है, ग्राफ हमने देख ही लिया था, ये वाला ग्राफ जो डिस्कस किया था हमने कि, एक सेकेंड, दिस ग्राफ है ना, जिसमें हमने देखा था कि 1973-74 में ऑलमोस्ट प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑलमोस्ट बराबर थे, लेकिन अभी आप देखिए 13-14 में, या फिर 2024 में भी अगर देखेंगे, तो ये जो टर्शरी सेक्टर है, इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे जो बड़ा इसका पोर्शन है टर्शरी सेक्टर का आ रहा है, जो ग्रीन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें इंगेज्ड है, उस सबसे कम जो है प्राइमरी में है, खेती वगैरह में, या फिशिंग में, या फिर वुड इंडस्ट्री में, उनमें बहुत कम लोग आजकल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कम इन द सेंस कि कम एज कम्पेयर टू टर्शरी सेक्टर, उसमें कम लोग हैं। ठीक है, राइजिंग इंपॉर्टेंस देख लिया। फिर नेक्स्ट जो है, इसमें एक चीज़ देखिए, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, इंगेज्ड है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर दे रहा है अभी। तो इसका एक ग्राफ अलग से बताया गया है, ये देखिए। ठीक है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब इसको कंपेयर किया गया है 1977 से 78 में, और 2017 एंड 18 में, ये दो ग्राफ दिए हैं। तो आप देखिए कि 77 एंड 78 में जो प्राइमरी सेक्टर था, उसमें कितने, जो ये बॉक्स दिख रहा है, सबसे बड़ा बॉक्स ब्लू वाला है, ब्लू वाला किसको शो कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को। तो इसमें जो है 77 1977 या 78 में सबसे ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता था लोगों को, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग खेती करते थे। और अभी आप देखिए कि एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों का कम हुआ है। मीन्स डेफिनेटली एग्रीकल्चर से लोग जॉब में गए हैं, सिटी में शिफ्ट हुए हैं, कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या प्राइवेट जॉब में है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिनेरियो। 1778 की बजाय अभी के सिनेरियो में ये एग्रीकल्चर वाला है, या जो प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली, उनमें कम हुआ है पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में आप देखिए कि पहले उस टाइम पे 77-78 में सिर्फ 18% पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट देता था, लेकिन अभी आप देखिए इसमें 2017-18 में 31% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कौन, टर्शरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर का भी देख लीजिए, सेकेंडरी सेक्टर यहाँ से पहले 11% एम्प्लॉयमेंट इसमें मिल रहा था, अभी यहाँ पर 25% एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो जो इसका एक कंक्लूजन हम निकालें, कंक्लूजन में ये है कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है,
और सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ठीक है, ये इसको समराइज कर दिया। उसके बाद में है देखिए, इसमें 2-3 फैक्ट जो बताए गए हैं इसमें कि व्हाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन्स इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो सेम जैसे टर्सरी सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो ऐसे प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं हुआ है। देखिए वो नेचुरल है कि पहले एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा थे, अभी लोगों के पास में ऑप्शन ज़्यादा हैं, अभी लोग सिटी में जाते हैं, जॉब करते हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है या पॉपुलेशन का जो एंगेजमेंट है वो कम होगा और टर्सरी सेक्टर में बढ़ेगा, तो इसका तो ये कारण हो गया। दूसरा इसमें है कि एक फैक्टर देखा है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। ये कहना चाह रहा है कि इसमें ऑलमोस्ट हाफ, हाफ मीन्स देखिए 44% है ना, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो स्टिल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में। लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जीडीपी का हमने देखा था, डेफिनेशन देखी थी उसका, हमने जीडीपी का ये देखा था कि कितना उसका वैल्यू है। तो सपोज जीडीपी अगर इसको 100 माने तो 100 में ओनली 1/6 कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी का, वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। मींस एग्रीकल्चर में ओवरऑल टोटल जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर में, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ देखी थी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, आईटी सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो गया। इसके बाद में एक फैक्ट और देखा, देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। मीन्स एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने देखा ना कि 44% अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, टोटल जीडीपी में इंडिया की में, वो बहुत कम है। तो इसका एक कारण ये है कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उतने, उससे ज़्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। क्यों? इसका देखिए सिंपल रीज़न मैं बताता हूँ कि पहले सपोज़ आपके जो ग्रैंडफ़ादर, परदादा या दादा या उनसे भी जो पहले की जनरेशन थी, उनके पास में कोई ज़मीन थी, सपोज़ 30 बीघा ज़मीन थी। अब उसको डिवाइड होते उसके बच्चों में डिवाइड हुई, फिर आपके दादाजी में डिवाइड हुई, फिर आपके पिताजी में डिवाइड हुई। तो इस तरीके से वो 30 बीघे होते 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 कितना हो गया, अब सबके सपोज अब 5-5 बीघे आ गई, ठीक है, बीघा आ गई। लेकिन 5 बीघे में अगर वो जो बच्चा है, पहले तो जैसे 30 बीघे में सिर्फ 5 लोग काम कर रहे थे, छोटा परिवार था, परिवार बढ़ गया, उनके बच्चे बढ़ गए, लेकिन वो लोग अभी भी 30 बीघे में काम कर रहे हैं। सपोज पहले 6 लोग 30 बीघे में काम करते थे, लेकिन आज अगर उनका पूरा परिवार काउंट करो तो कम से कम 30 लोग हैं जो 30 बीघे में काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक ये कारण है कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या एक टर्म और आएगा इसका, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा इसमें अपन टाइम दे लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो देखने तो मेरे को कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे लोग हैं ना, 1 2 4 5 6 7 लोग हैं, 3 लोग अभी भी एबसेंट हैं। ठीक है, हाँ, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। इसमें सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो इसमें कहना चाहता है कि जो अनएम्प्लॉयड है वो तो दिखाई देता है कि हाँ ये कुछ नहीं कर रहा है, ये अनएम्प्लॉयड है। लेकिन जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, जैसे अपनी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जो हिडन है, जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज आपको 10 या 100 किलो गेहूँ का प्रोडक्शन करना है, 100 किलो गेहूँ का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 2 आदमी काफ़ी है, सपोज एक खेत में, लेकिन उसी खेत में 4 लोग या 5 लोग लगे हुए हैं, घर के पाँचों लोग लगे हुए हैं, और उसी काम को वो 2 लोग भी कर सकते हैं, तो 3 लोग तो एक्स्ट्रा हुए। तो जो 3 लोग हैं वो हिडन है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। मीन्स अगर उन 3 लोगों को कहीं और काम करते तो उनको और एक्स्ट्रा एक इनकम मिलती, लेकिन वो वहीं पर लगे हुए हैं, जो काम 2 लोग कर सकते हैं उसमें 5 लोग लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो उनको दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन
उसका उससे लॉस ये हो रहा है कि वो कहीं और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते तो वो और इनकम उनकी जनरेट होती, यहाँ सिर्फ 2 लोग ही कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको याद कर लेना, इसको अच्छे से रट लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें सिंपली दे रखा है, देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का एग्जाम्पल पढ़ लेना इसमें, ठीक है। This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector, provide them with proper work elsewhere, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। मीन्स ये है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, अगर उनको हम हटा भी दें उसमें से, सपोज 100 लोग लगे हुए हैं, 100 लोग में से अगर 60 लोगों को हम उनको हटा के और कहीं पे और उनको जॉब दिला दें, तो जो 40 लोग हैं वो सेम उतना ही काम करेंगे जितना वो 100 लोग कर रहे थे। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, ठीक है। तो इसका इसके रिपरकशन क्या है, इसके क्या रिजल्ट निकलता है कि दे में स्पेंड ए होल डे बट अर्न ए वेरी लिटिल। मीन्स वो दिन भर काम तो करते हैं लेकिन उनकी कमाई लिमिटेड है, बहुत कम उनका, अगर कमाई कम है तो उनका जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होगा, ठीक है। तो इसके ये रिपरकशन है, ओके। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट, ये देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन, अभी हमने डिसगाइज्ड या अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमने अभी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, तो ये कब होता है, उसके 4 सिनेरियो दे रखे हैं और ये आपको करा दिए हैं। तो मेरे को बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, ये 4 जो सिनेरियो दे रखे हैं इसमें से क्या आंसर होगा इसका। फर्स्ट है डू नॉट वांट टू वर्क, सेकंड है और आर वर्किंग इन लेजी मैनर, थर्ड है आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एंड आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क। बताओ जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ कौन बताएगा, कोई भी एक बच्चा। Sir, the third one are थर्ड वन, working less than what they are capable to doing. एग्जैक्टली यही हमने डिस्कस किया था ना कि 100 लोग लगे हुए हैं, उस काम को 40 लोग भी कर सकते हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। मीन्स आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, मीन्स वो उससे ज़्यादा काम करने के में कैपेबल है लेकिन वो उसी छोटे काम में मतलब लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हम डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर जो रह गया था उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एमसीक्यू टाइप का, ये रहा, देखिए, फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, ठीक है। और इसमें हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। टेलर बताओ कौन सी एक्टिविटी है टेलर, मैंने देखो 3 क्राइटेरिया बताए थे। प्राइमरी मीन्स जो, एक सेकंड है, प्राइमरी मीन्स जो नेचर से हमको डायरेक्ट चीज़ें मिल रही है, सेकेंडरी मीन्स जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं उनसे हम फैक्ट्री में या मशीनों के यूज से कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और टर्सरी मीन्स सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं आपका, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब वो डायरेक्ट कोई चीज़ बना नहीं रहे लेकिन सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये टेलर किस में आया, बताओ कौन बोल रहा है, आंसर बताओ। टर्टरी Sir, सेक्टर, tertiary. टर्सरी सेक्टर, ठीक है, टेलर आ गया टर्सरी सेक्टर। बास्केट वेवर सर सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी, क्योंकि बास्केट वेवर में आपको छोटी छोटी लकड़ी चाहिए, उन लकड़ी को यूज करके वो कुछ और प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इस सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप मनी लेंडर बताओ, मनी लेंडर कौन सा है, सर टेरिटरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। इसमें ना कोई वो प्राइमरी जो प्रोडक्ट है सेक्टर के प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं कर रहा, ना कोई नई चीज बना रहा, सिर्फ पैसे को उधार देके और ब्याज कमा रहा है, जो बैंकों में जो काम होता है। तो बैंकिंग और वो सब किस में आ रहा है, टर्सरी सेक्टर में, ओके। सिमिलरली एस्ट्रोनॉट्स बताओ, एस्ट्रोनॉट्स, Sir, सर tertiary sector. टर्टरी, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू आएगा तो ये सारे आप कर लोगे ना, ये क्वेश्चन हो गए, ओके, ठीक है। कहाँ थे हम, यहाँ ये भी हो गया। हाँ, अब एक टॉपिक आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। देखिए इसको आप थ्योरी को तो आप पढ़ लेना, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर में कैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सपोज एग्रीकल्चर में कहीं पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं पर पानी की सप्लाई नहीं है, या फिर कहीं पर मशीन्स नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर अच्छे जो बीज या खाद जो मिलता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करे, गवर्नमेंट अगर वहाँ पर इरीगेशन कैनाल बनाए, नहरें बनाए, या उस पर कुछ और सप्लाई से वहाँ पर पानी पहुँचाए, या गवर्नमेंट जो है किसानों को क्या दे, सब्सिडाइज्ड ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा दे सब्सिडी पे, या
उनको सब्सिडी दे किस पे, अच्छे बीज पे, ठीक है, या फिर अच्छे पेस्टिसाइड्स पे, खाद पे, यूरिया वगैरह पे, तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें और ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। सपोज पहले कोई 10 बीघा ज़मीन थी जिसमें खेती के लिए पानी अवेलेबल नहीं था, तो सिर्फ 2 बीघे पर ही खेती हो रही थी। लेकिन अगर ये चीज़ अवेलेबल होंगी तो वो 10 बीघे पे प्रोडक्शन होगा, 10 बीघा भी प्रोडक्शन होगा तो उसमें ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जहाँ पहले 2 बीघे में सिर्फ 10 लोग काम कर रहे थे, वहाँ 10 बीघे में कितना काम करेंगे, आप उसको 10 से इंटू कर लो। ठीक है, इस तरीके से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आ गया ये वाला ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर ये जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। सपोज पहले रोड अच्छे नहीं थे, अभी रोड उन्होंने गवर्नमेंट ने बनवा दिए, अच्छे रोड बनवा दिए। जो ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस सर्विसेज, ट्रक इनकी फैसिलिटी, ट्रेन की सर्विसेज अगर अच्छी दे दी, तो इससे क्या होगा कि लोग दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर जॉब के लिए सर्च करेंगे, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है, प्राइमरी प्रोडक्शन, जैसे गेहूँ वगैरह या सरसों वगैरह या कुछ और वहाँ पर हमने प्रोड्यूस किया, उसको अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है तो उसको दूसरी जगह पे पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर आपको अगर अच्छे रोड हैं तो रोड बनाने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे लोग चाहिए, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आपको ट्रांसपोर्ट के लिए फिर ड्राइवर भी चाहिए, जैसे ट्रक वगैरह के लिए, तो वहाँ भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा एक पॉइंट इसमें यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे के कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट को, कि किसी के पास में सपोज किसी को दुकान खोलनी है या फिर कोई बिजनेस चलाना है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बैंकिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, उसको वहाँ पर लोन दे दिया या उसको सब्सिडी दे दी कुछ, यहाँ पर पहले यहाँ पे जैसे गाँव में बैंक नहीं होता था, अभी गाँव में बैंक है, वहाँ पर लोगों को पैसा भी मिल रहा है, लोन मिल रहा है, उस लोन को लेके वो एक दुकान डाल रहा है या कुछ और अपना बिजनेस डाल रहा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कुछ और खरीद रहा है, और फिर उससे उसको काम मिल रहा है, वो डेली उसकी इनकम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटी देगी, बैंकिंग की फैसिलिटी देगी, तो उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री अगर लगाएंगे तो छोटी फैक्ट्री लगाएंगे, या फिर कुछ और इंडस्ट्रीज वहाँ पर अगर गवर्नमेंट लाएगी तो उससे भी जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हम ये पढ़ लेना पूरा थ्योरी, इसको मैंने समराइज कर दिया है कि कैसे मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। ठीक है, इसके बाद एक जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक एक्ट है जिसको बोलते हैं एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये आया था। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक फंडामेंटल राइट दिया, जैसे आपने पॉलिटी में पढ़े, फंडामेंटल राइट पढ़े पॉलिटी में, यस और नो Yes, sir. पढ़े हैं ना। तो फंडामेंटल राइट होते हैं, डीपीएसपी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। तो ऐसे ही राइट टू वर्क, काम करने का राइट, कि आपको गवर्नमेंट ने ये राइट दे दिया, आपको अगर काम नहीं मिलेगा तो आप गवर्नमेंट के पास में कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे को काम नहीं मिला। तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इसमें क्या करते हैं कि गांव में 100 डेज का उनको काम दिया जाता है। जैसे कोई किसान, गरीब परिवार है जिनके पास में खेत नहीं है, या जो गर्मियों में या फिर कभी भी किसी टाइम पे उनके पास में कुछ भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनको 100 दिन का वो काम देंगे, चाहे वो उनसे गड्ढे खुदवाएं, चाहे तालाब बनवाएं, चाहे सड़क बनवाएं, और उनको उसके बदले पैसा दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है। तो इस तरीके से आप देखिए गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंस है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट देने में कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस एक्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो इसको रट लेना, इसका प्रोविजंस क्या है, 100 डेज की गारंटी दे रखी है गवर्नमेंट ने कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसमें आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा या इनकम कैसे बढ़ेगी अगर इरिगेशन, जो पानी की जो फैसिलिटीज़ हैं खेतों को सिंचाई की, वो अगर बढ़ा दी जाएँ तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये हमने डिस्कस किया अभी, हमने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए कि अगर कहीं पर पानी की सप्लाई नहीं थी, बंजर भूमि लैंड था, उसमें अगर गवर्नमेंट नहर निकाल देती है, या ड्रिप इरिगेशन वहाँ पर लाती है, या फिर कुछ और फैसिलिटी लाती है, सपोज वो पाइपलाइन से वो पानी पहुँचाती है,
तो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी होने पे, या डैम बना दिया, डैम से फिर नहर निकाल दी, तो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी होने पे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में खेती की जा सकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में खेती की जा सकेगी तो ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ज़्यादा लोगों को। सेम मार्केटिंग का क्या है कि अगर मार्केट से कनेक्शन अच्छा है, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, तो जो खेतों में जो सब्जी जो अ, उगेगी, या फिर जो गेहूं चावल या सरसों या जो भी अदर जो अपने क्रॉप है वो अगर वो उगाएंगे और उसको अगर मार्केट तक पहुंचाने की फैसिलिटीज अच्छी हैं, इजीली उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे। अगर मार्केट तक ही नहीं पहुंच रहा तो कभी कभी फसल खराब हो जाती है, उसको फेंकना भी पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केटिंग फैसिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट या कोई भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराए तो कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, है ना। इन वॉट वे कैन एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज। अब यहाँ पर है कि सिटीज़ में, अर्बन एरियाज में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, इसका जवाब आप लोग मेरे को दोगे। मैं क्लास में कभी आऊँगा तो इस आपसे पूछूंगा। ओके, ये मनरेगा जो है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी वाला जो एक्ट हमने पढ़ा, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप में ये कॉपी पेस्ट किया है, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 100 डेज का जो गवर्नमेंट गारंटी देती है एम्प्लॉयमेंट का, जिसके बदले में लोगों को पैसा मिलता है। ठीक है, 100 डेज। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक अदर क्लासिफिकेशन है। पहले तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नाउ वी हैव टू डिस्कस की व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें एग्जांपल दिए हैं कांता का। तो इसमें बेसिकली वो है कि उसके पास में ना कोई रेगुलर सैलरी है, ना कोई PF की अच्छा इसमें सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ये जो है ऑफिस में काम करती है जिसमें वो टाइमली उसको सैलरी मिलती है, उसको PF प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, उसको जो जहाँ पर वो जॉब करती है उन्हीं की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, अगर बीमार हो जाती है तो उसका खर्चा वही गवर्नमेंट देगी। संडे की छुट्टी मिलती है उसको, पेड जो संडे को एक छुट्टी मिलती है जिसका पैसा भी मिलता उसको मिलता है। और दूसरा इन्होंने एक कमल का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके पास में नहीं है, वो डेली वेज लेबर है, अगर वो काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ना ही उसको कोई छुट्टी मिलती है, अगर छुट्टी करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ना ही उसको कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, अगर वो बीमार हो गया तो उसको खुद का ही जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों को एग्जाम्पल से वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड और एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसमें अगर वैसे सिंपली हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एक तो जॉब सिक्योरिटी रहती है, कभी भी कोई आपको जॉब से, ये नहीं कि कभी भी उसका मन किया तो जॉब से निकाल दिया, जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में रेगुलर मंथली इनकम है, हर मंथ उसकी सैलरी आती है। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ उसने 10 दिन काम किया तो 10 दिन की सैलरी आएगी, या फिर उसको एक महीने उसने काम सैलरी आई दूसरे महीने नहीं आई, नहीं, उसको रेगुलर सैलरी आएगी। ठीक है, उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है उसको, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, अगर कोई बीमार हुआ उसकी या उसकी फैमिली में तो उसका भी गवर्नमेंट जो है पैसा देती है। ठीक है, वर्किंग आवर फिक्स है, अगर 6 घंटे का काम करना है तो 6 का ही काम करना है, ऐसा नहीं कि आपको 6 घंटे का बोल के 10 घंटे काम करा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो डेली वेज लेबरर है, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वर्कर जो है कोई उसको अदर फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया। तो आप बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और या फिर जो प्राइवेट कंपनी जो काम करते हैं, जहाँ जैसे कहीं पे कोई गूगल में काम कर रहा है या कोई IT सेक्टर में काम कर रहा है, उसको भी ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आप एग्जांपल ले लो तो एग्रीकल्चर में अगर खेती अच्छी हुई तो उसको इनकम है, नहीं तो नहीं हुई, कोई हेल्थ बेनिफिट उसको कुछ नहीं है, कोई उसको छुट्टी नहीं है। जो लेबर होते हैं जो अपने मकान बना रहे हैं, या फिर डेली वेज लेबर जो डेली दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, उनका आप देख लीजिए, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आप सबको? कोई डाउट है इसमें? यस और No, नो? No, sir. sir. नहीं है? ठीक है, अब इसमें देखिए फिर नेक्स्ट, इसमें ये थियरी आप पढ़ लेना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, PDF में शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज, बताइए। मैं एग्जांपल पूछता हूँ आपको, ए फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, ऑर्गेनाइज होगा अनऑर्गेनाइज होगा? Sir, unorganized. देखिए इसमें दो चीजें हैं, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जैसे अमूल हो गया, ठीक है,
अमूल जहाँ पर ये दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें क्या है, उन्होंने बहुत टाइम से रूल्स बना रखे हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी मिलती है, उनको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटी फैक्ट्री है जहाँ पर वो दिहाड़ी के बेसिस पे काम कर रहे हैं कि आज का इतना काम किया तो आपको आज का पैसा मिल जाएगा, 2 दिन काम किया 2 दिन पैसा मिल जाएगा और कोई बेनिफिट नहीं मिल रही, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है बिग फैक्ट्री, तो बिग फैक्ट्री जो ज़्यादातर है उन पे गवर्नमेंट रेगुलेशन लाती है, इसलिए वो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देख लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर तो ऑर्गेनाइज्ड में आएगा क्योंकि उसको तो प्रॉपर सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो उसको सैलरी भी मिल रही है डेली बेसिस पे, और गवर्नमेंट की ड्यूटी भी फिक्स कर रही है कि 8 घंटे की ड्यूटी है या फिर 9 घंटे की ड्यूटी है, जो भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लो, ए फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड में आएगा अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, बताओ। Unorganized, sir. Unorganized. ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया कि ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, तो इसका ये जो सिंपली हमने चार्ट देखा था ना, ये आप डायरेक्ट उसमें आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एग्रीकल्चर, तो ये आप ग्राफ देख लेना, हम बाद में कभी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी, बताओ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, बताओ। Sir, unorganized. ठीक है, Unorganized. तो इसमें अगर आपको आंसर लिखना होगा कि क्यों अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप वो सारे पॉइंट लिख दोगे ना, कि उसमें इनकम की गारंटी नहीं है, ठीक है, मंथली सैलरी नहीं है, या फिर उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ये सारी चीज़ें उस पर पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उनको कैसे उनको बेनिफिट दिए जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट जब रूल्स लाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उसमें गवर्नमेंट रूल्स लाती है कि उनके वर्किंग आवर्स की 6 घंटे की ड्यूटी करना, एक एक संडे को छुट्टी देना, उनको अगर बीमार होता है तो उसका जो इलाज है वो फैक्ट्री का ओनर करवाएगा, हेल्थ फैसिलिटी हो गई। पीएफ भी उनका होता है, अभी जो रूल्स है कई उसमें कि आपके पास में अगर 30 वर्कर से ऊपर है तो आपको उनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलाना पड़ता है, उनको पीएफ का पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स हैं। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ठीक है, इसमें कहीं पे दे रखा था, आप देख लेना, उसमें कई सारे एक्ट जो है गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कंट्रोल करके और जो वर्कर्स को है उनके जो राइट्स है उनको बचाया जा सकता है, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जा सकता है ना। ये थ्योरी पढ़ लेना आप, ओके। फिर आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये क्या है, पहला हमने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, उसके बाद पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अब हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें आप सिंपल जो डेफिनेशन वो ये है कि अगर सपोज कोई भी सेक्टर है या कोई फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसकी 50% से ज़्यादा उसके शेयर या उसका जो मालिकाना हक है, जो मालिक है 50% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट है, वो आ गया किसमें, पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक मीन्स सब लोगों का मीन्स गवर्नमेंट का। और अगर उसमें 50% से ज़्यादा जो शेयर हैं वो किसी प्राइवेट ओनर के हैं, तो वो आ गया किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। सपोज अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा कि रेलवे है, रेलवे को कौन चलाता है बताओ, रेलवे का सबसे जो मालिक है रेलवे का कौन है बताओ, हाँ आंसर दो भाई। Sir, Railway Ministry. हाँ बोलो Sir, बोलो। Railway Ministry. हाँ रेलवे मिनिस्ट्री तो गवर्नमेंट हुई ना, तो इसलिए वो पब्लिक है, ठीक है। जो गवर्नमेंट जिसकी मालिक है वो पब्लिक सेक्टर में आ गई, ठीक है। रेलवे है, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है या जो ट्रेन है वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, उनका मालिक जो है गवर्नमेंट है। हाँ कहीं कहीं पे उन्होंने जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रखा है, जैसे जो ट्रेन है वंदे भारत, उसमें कैटरिंग का काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, बट वो मैंने कहा ना 50% से ऊपर, तो जो मेजर जो मालिकाना हक है वो गवर्नमेंट का है, इसलिए वो पब्लिक सेक्टर में आएगा। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या आ गया, प्राइवेट सेक्टर में सपोज करो रिलायंस का जियो है, जो जियो मार्ट है, आप अगर सिटी में देखे होंगे तो जो मॉल बना रखे हैं जियो वाले ने या फिर डी मार्ट बना रखे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है ना, जो 100% जो मालिक है वो प्राइवेट आदमी है ना कोई। रिलायंस का कौन है मालिक, अंबानी है। या फिर टाटा, टाटा की जो फैक्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट की तो नहीं है ना, वो टाटा की है, रतन टाटा की, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ गई। सपोज एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल किसका है, गवर्नमेंट का है, वो पब्लिक में आ गया, ठीक है। अब जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आ रहा, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिए कि जिसकी जो ऑनरशिप है ना, मेजोरिटी जो 50% से ज़्यादा शेयर
आप तो सिंपली याद रखिए कि जिसका मालिक अगर गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर में है, और जिसका मालिक कोई प्राइवेट आदमी है वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में किसी को डाउट है इसमें? अब इसमें No, sir. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि जो पब्लिक सेक्टर है, मेजर मेजर आप पब्लिक सेक्टर याद रखिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर है मेजर जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इसमें रेलवेज, रेलवेज मेजोरिटी गवर्नमेंट की है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट के अंडर, ऐसा नहीं है इसमें प्राइवेट भी है बहुत सारी, बट ये इसमें ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट। डिफेंस पूरा, डिफेंस मीन्स जो अपने जहाँ पर हथियार बन रहे हैं, अपने जहाँ पर जेट एरोप्लेन बन रहे हैं, जहाँ पर अपने टैंक बन रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो वो पब्लिक है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक एनर्जी से अपने इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माने जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अब एयरलाइंस का ये कि एयरलाइंस पहले गवर्नमेंट था एयर इंडिया, अब उन्होंने बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो ये इस एग्जाम्पल को अपन नहीं ले सकते हैं ना। ड्रग्स, ड्रग्स में देखिए, ड्रग्स में गवर्नमेंट भी है, लेकिन इसमें प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनीज है जो दवाइयाँ बनाती हैं, तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों आ जाएगा। ठीक है, एफसीआई, एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, जो गेहूँ खरीदती है किसानों से और उसको स्टोर करके रखती है गवर्नमेंट के पास में, तो ये पब्लिक आ गया। अब जहाँ पर गवर्नमेंट मालिक है वहाँ पर पब्लिक सेक्टर बोलते हैं उसको, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, पब्लिक की है, ये आप ध्यान रखिए, तो इसलिए वो पब्लिक सेक्टर हो गया। और जहाँ प्राइवेट मीन्स जहाँ पर कोई एक मालिक है उसका, कोई इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन मालिक है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो सारी, तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसमें आप गवर्नमेंट की जो कुछ कुछ ड्यूटीज़ जो बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं, देखो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की तरफ से है, रेलवेज हो गया है ना, ब्रिजेज हो गए, डैम बनाना, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बनाना, कैनाल बनाना, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस हेल्थ एंड एजुकेशन। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं सर वो गवर्नमेंट के हैं, और या फिर मेजॉरिटी जो हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सब जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इन सेक्टर में पैसा लगा के और वो लोगों को फैसिलिटीज़ दें। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है कि हम टैक्स देते हैं, या उनकी इनकम पेट्रोल पे टैक्स लगाती है, या गाड़ी के सेल पे टैक्स लगाती है, या रेलवे से उसको इनकम हो रही है, तो ऐसे पैसा आता है। बजट आपने पढ़ा होगा, अगर मनी और बैंकिंग वाले में हम शायद हो सकता है उसमें आए, नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों बनती है? क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत है ना। अभी तो चलो फिर भी कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था, पहले भुखमरी से और इससे बहुत लोग मर जाते थे पहले, माल न्यूट्रिशन की वजह से छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वो उनकी जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा थी पहले, अभी तो कम है। और ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें अगर इंप्रूवमेंट लाना है तो ये सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो इम्प्रूव हो, हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ लोगों की इम्प्रूव हो, लोग पढ़े और लोग लिटरेट बने और अपना एम्प्लॉयमेंट में जाएं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद से कमाएं। ठीक है, लोगों की इनकम बढ़े। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, फूड, न्यूट्रिशन। अब इसमें 2-3 एग्जांपल देता हूँ, देखो सेफ ड्रिंकिंग वाटर में जो गवर्नमेंट जो है हर जगह पे टंकियाँ बनवाती है, नलों की सप्लाई देती है। उसके बाद में आपका फूड में आपने देखा होगा कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स है उनको गेहूँ या दाल या और जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट फ्री देती है ना, तो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। हाउसिंग, इंदिरा गांधी आवास योजना के अंडर में लोगों को घर बना के देती है गवर्नमेंट, तो ये जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो गरीब लोग हैं या जो पुअर पीपल है उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके विकास के लिए गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में पैसा खर्च करे। ठीक है, तो ये अपना समरी हो गया, चैप्टर कंप्लीट। अब ये बताइए जो क्वेश्चंस हैं इसके, ये वाले नहीं, ये वाले क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, जो आपके पास रेफरेंस बुक है, देखिए दिख रहा है सबको? इनको डिस्कस आज यस करना Yes. है या कल करना है? इसमें सारे क्वेश्चंस वो भी आ जाएंगे जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। सपोज देखिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं ये वाला,
हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना कि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सीबीएसई में 2012 में पूछा गया है। इसमें रूरल और अर्बन दोनों में पूछा गया है। उसके बाद में व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल का हमने देख लिया था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, उसमें एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दे रखा है, थोड़ा आप अपनी तरफ से और पढ़ोगे उसमें रेफरेंस बुक से, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है ना। और एनी 5 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अपने एक टेबल देखा था, डिस्कस किया था, उसके 5 फीचर बताने हैं, ये पूछा गया है, देखो है ना। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, वो 2011 में पूछा गया है। उसके बाद में वाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया, ये वाला तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि टर्सरी सेक्टर है वो पहले की कंपेयर में अभी, एक तो हमने डिस्कस किया था 77 78 में, 1978 में, और एक 2014-15 में या 17-18 में अभी, तो उसकी इम्पोर्टेंस टर्सरी सेक्टर की क्यों बढ़ गई है या फिर क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो पूछा, जीडीपी पूछा गया, देखिए डेफिनेशन पूछी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। उसके बाद में हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको कैसे काउंट करते हैं, ये पूछा गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर पूछ लिया है इन्होंने, देखिए तो जो चीज़ हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट सभी से क्वेश्चन पूछा गया है ना। नीचे और देखते हैं इसमें, ये देखिए हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोरिकली कैसे चेंज हुआ था इकोनॉमी में। पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट थे, एग्रीकल्चर खेती ज़्यादा करते थे, अभी टर्सरी में ज़्यादा हैं या सेकेंडरी में भी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ इज शिफ्ट हैज टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी था जो आपको पूछा गया, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे शिफ्ट हुआ है पहले की बजाय अभी, कैसे शिफ्ट हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये डिस्कस मेरे ख्याल में क्वेश्चंस हम किसी और दिन रख लेंगे, इसको देख लेना। अब इसमें कोई डाउट हो चैप्टर में, कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई हो तो अभी बता दो मेरे को तुरंत। पहले वीडियो ऑन कर लो, मेरे को शकल देखने दो कौन कौन ज्वाइन अटेंड कर रहा है क्लास, वीडियो ऑन करो फटाफट जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, अभी भी 2 एब्सेंट है। हाँ, कुछ फ़ायदा मिला क्लास का बताइए, जो अभी हमने क्लास ली है, रिवाइज की है, अब जो पढ़ाया है उससे कुछ बेनिफिट मिला है चैप्टर को समझने में। वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, और हमने ये भी देखा कि चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर की हर एक लाइन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकल के आता है।